नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज की क्लास में हम उसे ही कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं उद्योगों के विकास के लिए श्रमिकों की क्या भूमिका रहती है, या फिर श्रमिकों के लिए जो विभाग होता है श्रम विभाग, उसकी उद्योगों के विकास के लिए क्या भूमिका रहती है। अगर हम श्रमिकों की बात करें, उद्योगों के विकास में क्या योगदान रहता है, तो हम कह सकते हैं कि बिना श्रमिक के उद्योग है वो कुछ भी नहीं है। अगर श्रमिक है तभी उद्योग है, श्रमिक नहीं है तो उद्योग कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें कि औद्योगिक विकास में श्रम विभाग की क्या भूमिका है, तो श्रम विभाग जो है ये क्या काम करता है, उच्च औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखना, यानी उद्योगों के अंदर जो उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसका कौन ध्यान रखता है, जो श्रम विभाग है ये ध्यान रखता है कि उद्योगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। उद्योगों के अंदर जो भी श्रमिक हैं उनको समय पे उनके वेतन और भत्तों का भुगतान हो। जो भी श्रम कानून है, जो भी रोजगार के नियम बने हुए हैं, उनका प्रभावी रूप से यानी अच्छे से उनका क्रियान्वयन हो। तो ये सारी चीजें कौन देखता है, ये देखता है श्रम विभाग। तो सरकार के द्वारा श्रमिकों की जो न्यूनतम मजदूरी होती है वो निर्धारित की हुई होती है। अलग अलग प्रकार के श्रमिकों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है, ये सरकार निर्धारित करती है। जैसे कि अगर कोई अकुशल श्रमिक है, कोई कुशल श्रमिक है, कोई अर्धकुशल श्रमिक है, या फिर कोई उच्च कुशल श्रमिक है, तो उनको प्रतिदिन के हिसाब से अलग अलग जो मजदूरी है, जो उनकी न्यूनतम मजदूरी होती है, ये सरकार निर्धारित करती है। तो 1 जुलाई 2020 को श्रमिकों की जो ये न्यूनतम मजदूरी है, इस दर में थोड़ी वृद्धि हुई थी। तो अभी क्या चल रही है, श्रमिकों की जो न्यूनतम मजदूरी है, अगर उसकी बात करें तो अगर कोई अकुशल मजदूर है यानी कि अनस्किल्ड अगर कोई लेबर है तो उसकी मजदूरी है 252 रुपये प्रतिदिन। अगर कोई अर्धकुशल मजदूर है यानी कि सेमी स्किल्ड लेबर अगर है तो उसकी मजदूरी है 264 रुपये प्रतिदिन। अगर कोई कुशल श्रमिक है यानी कि स्किल्ड लेबर है तो उसकी मजदूरी कितनी है, 276 रुपये प्रतिदिन। ये सरकार ने इनकी जो न्यूनतम मजदूरी है ये निर्धारित कर रखी है। अगर कोई उच्च कुशल मजदूर है यानी हाईली स्किल्ड लेबर है तो उसकी न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी, प्रतिदिन की मजदूरी दे रखी है तो वो होगी 326 रुपये प्रतिदिन। तो ये अलग अलग 4 कैटेगरी के अंदर मजदूरों को बांट रखा है। कौन कौन सी हैं, अकुशल प्रकार के मजदूर यानी कि अनस्किल्ड, दूसरे हैं कुशल प्रकार के मजदूर यानी कि स्किल्ड लेबर, एक है अर्धकुशल मजदूर यानी सेमी स्किल्ड लेबर, और एक है उच्च कुशल मजदूर हाईली स्किल्ड लेबर। तो इनकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग इनकी जो न्यूनतम मजदूरी है ये सरकार के द्वारा निर्धारित की हुई है। तो क्या मजदूरी है ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जो श्रम विभाग है इसके द्वारा श्रमिकों के लिए कुछ योजनाएं हैं वो भी संचालित की जा रही हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि श्रम विभाग के द्वारा संचालित की जा रही हैं श्रमिकों के उत्थान के लिए। अगर श्रमिकों का उत्थान होगा तो जो उद्योग है उनका अपने आप उत्थान होगा। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि श्रम विभाग के द्वारा चलाई जा रही हैं श्रमिकों के उत्थान के लिए, तो एक योजना है निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना। तो इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है, तो जो भी श्रमिक हैं अगर उनके बच्चे 6ठी क्लास से ऊपर अध्ययन करना चाहते हैं, 6ठी क्लास के बाद में अध्ययन करना चाहते हैं, तो उनको 8,000 से लेके 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये जो योजना है ये केवल श्रमिकों के जो बच्चे हैं उनके लिए चल रही है। और क्या प्रावधान है, जो भी मेधावी छात्र हैं, श्रमिकों के जो भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको 4,000 से लेके 35,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 10वीं क्लास या फिर 12वीं क्लास, तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा या फिर 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अगर टॉप 10 के अंदर स्थान प्राप्त करते हैं जो भी श्रमिक का बच्चा है, अगर कोई श्रमिक का बच्चा टॉप 10 में स्थान प्राप्त कर रहा है तो उसको 1 लाख रुपए की जो सहायता है ये प्रदान की जाती है। तो इस योजना के अंदर मुख्य मुख्य बातें क्या हैं, अगर श्रमिक का बच्चा 6ठी क्लास के बाद आगे अध्ययन करना चाहता है तो उसको 8,000 से लेके 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो उसको 4,000 से लेके 35,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर श्रमिक का कोई बच्चा 10वीं बोर्ड या फिर 12वीं बोर्ड की परीक्षा के अंदर टॉप 10 जो प्रथम 10 स्टूडेंट हैं उनमें अगर स्थान प्राप्त करता है
तो उसको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, और क्या प्रावधान है? अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, नॉर्मल मृत्यु, या फिर अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या फिर अगर वो घायल हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में उसको 2 लाख से लेके 5 लाख तक की जो वित्तीय सहायता है ये प्रदान की जाती है। तो बहुत सारे जो श्रमिक हैं ये वंचित रहते हैं इस प्रकार की योजनाओं से, क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता कि उनके लिए कौन कौन सी जो योजनाएं हैं ये चलाई जा रही हैं। तो इसके लिए श्रम विभाग जो है ये कई प्रकार के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनका भी आयोजन करता है, कई प्रकार के शिविरों का भी आयोजन करता है, जिनके माध्यम से उनको प्रोत्साहित किया जा सके, यानी श्रमिकों को जानकारी दी जा सके। और कौन सी योजना चल रही है? एक चल रही है प्रसूति सहायता योजना। तो इसके अंदर जो भी महिला श्रमिक है, अगर उसके लड़का होता है तो उसको 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, और अगर उसके लड़की होती है तो उसको 21,000 रुपए की जो सहायता राशि है ये दी जाती है। ये केवल महिला श्रमिकों के लिए। और कौन सी योजना है? सिलिकोसिस पीड़ित हितधारकों के लिए सहायता योजना। सिलिकोसिस क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। तो सिलिकोसिस जो एक फेफड़ों की बीमारी होती है, सिलिकोसिस यानी कि सिलिका से बना है, यानी कि मिट्टी, यानी धूल मिट्टी के जो भी कण है। तो ऐसे श्रमिक जो चूना पत्थर वाले उद्योग में काम करते हैं, वहाँ वो पूरे टाइम चूना पत्थर से काम करने के कारण जो भी धूल मिट्टी है वो सांस के साथ उनके अंदर चली जाती है। धीरे धीरे उससे फेफड़े खराब होने लग जाते हैं और उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उससे कई बार श्रमिक की मृत्यु भी हो जाती है। तो सिलिकोसिस क्या है, किससे संबंधित बीमारी है? तो फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जो भी धूल मिट्टी वाले क्षेत्र में जो श्रमिक काम करते हैं, जो भी चूना पत्थर वाले उद्योगों के अंदर जो श्रमिक काम करते हैं, तो ऐसे श्रमिकों को ये बीमारी होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए इस प्रकार के जो श्रमिक हैं जो कि या तो सिलिकोसिस से पीड़ित हैं या फिर उनकी सिलिकोसिस से मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए एक योजना चल रही है। क्या है? सिलिकोसिस पीड़ित हितधारकों के लिए सहायता योजना। तो इस योजना में क्या किया जाता है? अगर कोई श्रमिक सिलिकोसिस से पीड़ित है तो उसको 3 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है, और अगर किसी श्रमिक की सिलिकोसिस से मृत्यु हो जाती है, उस पर आश्रित जो भी उसके घर वाले हैं उनको 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। अगर कोई श्रमिक सिलिकोसिस से पीड़ित है तब तो उसको 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। अगर किसी श्रमिक की सिलिकोसिस से मृत्यु हो जाती है तो उसके जो भी परिवार के लोग हैं जो कि उस पर आश्रित थे, उनको 2 लाख रुपए की जो सहायता है ये प्रदान की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि श्रमिकों से संबंधित चलाई जा रही हैं। अगली है श्रमिक औजार या फिर टूल किट सहायता योजना। अगर कोई श्रमिक औजार खरीदता है, या फिर उसको टूल किट भी बोल सकते हैं, तो अगर कोई श्रमिक औजार खरीदता है तो उसको 2,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है, या फिर उसका जो वास्तविक मूल्य होता है, जो भी दोनों में से कम राशि होती है वो उसको प्रदान की जाती है। तो किसी श्रमिक को औजार खरीदने पे या तो 2,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, या फिर उसकी जो वास्तविक लागत है, उसका जो वास्तविक मूल्य है, दोनों में से जो भी राशि कम होती है वो प्रदान की जाती है। अगली है श्रमिक सुलभ आवास योजना। तो श्रमिकों को आवास बनाने के लिए यानी घर बनाने के लिए 1.50 यानी 1.5 लाख रुपए की, मैक्सिमम अधिकतम 1.5 लाख रुपए की जो सहायता है ये प्रदान की जाती है। अगली है शुभ शक्ति योजना। तो शुभ शक्ति योजना क्या है? काफी महत्वपूर्ण योजना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है शुभ शक्ति योजना? तो ये जो योजना है ये खासकर महिलाओं या फिर बालिकाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने की योजना है। अगर कोई महिला या फिर बालिका शिक्षा पूरी करना चाहती है, या फिर वो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है, यानी खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहती है, या फिर अगर कोई महिला अपनी बेटी की शादी करना चाहती है, तो उनको 55,000 रुपए की जो वित्तीय सहायता है ये सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। जो भी आवेदक महिला होगी उसे, या फिर जो आवेदक बेटी होगी उनको ये जो सहायता राशि है ये प्रदान की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है शुभ शक्ति योजना है किसके लिए? महिलाओं या फिर बालिकाओं को आत्मनिर्भर या फिर सशक्त बनाने के लिए ये जो योजना है ये चलाई जा रही है। इस योजना के अंदर क्या प्रावधान है? अगर कोई महिला या फिर बालिका शिक्षा पूरी करना चाहती है, या फिर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती है, या फिर महिला अपनी बेटी की शादी करना चाहती है, तो जो भी महिला आवेदक है जिसने कि आवेदन किया है, या फिर जो भी बालिका है,
उसको 55,000 रुपए की जो वित्तीय सहायता है ये सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये राशि ध्यान रखनी है। 55,000 रुपए की इसके अंदर वित्तीय सहायता है ये प्रदान की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है ये ध्यान रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं या फिर बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना या फिर उनको सशक्त बनाना, तो ये इसका उद्देश्य है। श्रमिकों के उत्थान के लिए और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? अगर श्रमिकों के बच्चे आईएएस जो प्रीलिम्स का पेपर अगर पास कर लेते हैं तो उनको 1 लाख रुपए की जो सहायता है ये प्रदान की जाती है। और अगर आरएस प्रीलिम्स का पेपर पास कर लेते हैं तो उनको 50,000 रुपए की जो सहायता है ये प्रदान की जाती है। तो ये जो प्रावधान है ये केवल श्रमिकों के जो बच्चे हैं उनके लिए है। अगर वो आईएएस प्रीलिम्स का पेपर पास कर लेते हैं तो उनको 1 लाख रुपए जो है ये दिए जाते हैं। और अगर आरएस प्रीलिम्स का पेपर पास कर लेते हैं तो उनको 50,000 रुपए है वो दिए जाते हैं। अगर किसी श्रमिक के बच्चे आईआईटी या फिर अगर आईआईएम में प्रवेश लेते हैं तो उनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो भी सरकार के द्वारा दी जाती है। अगर कोई श्रमिक बाहर जाना चाहता है रोजगार के लिए, दूसरे देश में जाना चाहता है रोजगार के लिए, तो जो भी उसके वीजा पे खर्च होता है तो उसका अधिकतम 5,000 रुपये जो है ये सरकार के द्वारा उसको वापस दे दिए जाते हैं। अगर कोई श्रमिक रोजगार के लिए बाहर जाना चाहता है तो उसके वीजा पे जो भी खर्चा होता है तो उसका मैक्सिमम जो 5,000 रुपये है ये सरकार उसको वापस कर देती है। और क्या प्रावधान है? श्रमिकों के जो बच्चे हैं अगर वो किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं या फिर कोई पदक प्राप्त कर रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान है, उसके लिए भी उनको कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो केवल भाग लेने पे उनको 2 लाख रुपए की जो सहायता है ये प्रदान की जाती है। अगर कांस्य पदक जीतते हैं तो 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। कांस्य यानी कि अगर ब्रोंज मेडल जीतते हैं तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर सिल्वर मेडल जीतते हैं या फिर रजत पदक जीतते हैं तो 8 लाख रुपए जो हैं वो दिए जाते हैं। और अगर गोल्ड मेडल जीतते हैं या फिर स्वर्ण पदक जीतते हैं तो उनको 11 लाख रुपए हैं वो दिए जाते हैं। तो ये केवल श्रमिकों के बच्चों के लिए हैं जो कि अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, भाग लेने पे मिलते हैं 2 लाख रुपए। अगर ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर सिल्वर मेडल जीता है तो 8 लाख रुपए मिलेंगे। अगर गोल्ड मेडल जीता है तो 11 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने देखा कि जो श्रम विभाग है उसका औद्योगिक विकास में क्या भूमिका है, यानी कि श्रमिकों का अगर उत्थान होगा तो उद्योगों का अपने आप ही उत्थान हो जाएगा, उद्योगों का अपने आप विकास हो जाएगा। इसलिए उद्योगों के विकास के लिए श्रमिकों का उत्थान करना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए यानी उद्योगों के विकास में जो रोजगार विभाग है उसकी क्या भूमिका है। तो रोजगार विभाग क्या काम करता है? तो जो भी रोजगार कार्यालय हैं वहां पे बेरोजगारों का पंजीयन करवाना, तो ये किसका काम है? रोजगार विभाग का काम है। अगर हम बात करें कि 2021 के अंदर कितने बेरोजगारों का पंजीयन हुआ था, तो 2021 के अंदर 1,63,840 जो बेरोजगार व्यक्ति हैं इनका पंजीकरण हुआ था। एक इसके द्वारा रोजगार सहायता शिविर भी चलाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये शिविर क्यों लगाया जाता है? रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, स्वरोजगार कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो सिखाने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए। तो जो भी बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए इस प्रकार की जो शिविर हैं रोजगार सहायता शिविर जो कि रोजगार विभाग के द्वारा लगाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि 21-22 का जो वित्त वर्ष था उसमें दिसंबर 21 तक 163 जो रोजगार सहायता शिविर है ये लगाए जा चुके थे। 163 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया गया था। जो रोजगार निदेशालय है इसके द्वारा एक राजस्थान रोजगार संदेश जो समाचार पत्र है ये भी प्रकाशित किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। समाचार पत्र कौन सा है? राजस्थान रोजगार संदेश समाचार पत्र जो कि रोजगार निदेशालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये जो योजना है 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2022 में इसमें कुछ चेंज किया गया है, कुछ नए प्रावधान जो हैं वो इस योजना के अंतर्गत लाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत नए क्या प्रावधान लाए गए हैं वो देखते हैं। ये जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है इसके अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
तो पहले इस बेरोजगारी भत्ते के अंदर पुरुषों को दिए जाते थे 3,000 रुपये तथा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, जो भी ट्रांसजेंडर है उनको दिए जाते थे 3,500 रुपये, जिनको कि अब बढ़ा के पुरुषों का तो कर दिया है 4,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। महिला, ट्रांसजेंडर और जो दिव्यांगजन हैं उनके कर दिए गए हैं 4,500 रुपये, जो कि पहले 3,500 रुपये मिलते थे, तो इनका भी 1,000 रुपये है वो बढ़ा दिया गया। और ये जो बेरोजगारी भत्ता है ये कब तक मिलेगा, तो ये मिलेगा अधिकतम 2 वर्ष तक, या फिर 2 साल से पहले अगर उसको रोजगार मिल जाता है तो तब तक मिलेगा। तो या तो रोजगार मिलने तक या फिर मैक्सिमम 2 साल तक, जो भी पहले हो जाएगा तब तक उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो नए प्रावधान के अंदर कुछ कंडीशंस भी रख दी गई हैं। तो क्या कंडीशन रखी हैं, तो अब ये जो बेरोजगारी भत्ता है वो तभी मिलेगा अगर जो बेरोजगार है वो किसी राजकीय विभाग में कम से कम 3 महीने के लिए जो कौशल प्रशिक्षण है वो प्राप्त कर लेगा, और उसके बाद 4 घंटे की जो इंटर्नशिप है ये कर लेगा। तो ये प्रशिक्षण लेना अब है अनिवार्य कर दिया गया, तभी ये जो बेरोजगारी भत्ता है ये प्रदान किया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है इसके अंदर क्या नए प्रावधान किए गए हैं। तो अगर किसी योजना के अंदर नए प्रावधान किए जा रहे हैं, कुछ भी उसमें बदलाव किया जा रहा है, तो वहां से प्रश्न के बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, एक तो इनकी जो बेरोजगारी भत्ते की राशि थी उसमें 1,000 रुपये की वृद्धि की है। पुरुषों को पहले 3,000 रुपये मिलते थे, जिसे कि बढ़ा के 4,000 रुपये कर दिया गया। महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, ट्रांसजेंडरों को, इनको पहले 3,500 रुपये मिलते थे, जो कि बढ़ा के 4,500 रुपये कर दिया गया। और क्या क्या है, किसी भी राजकीय विभाग में कम से कम 3 महीने के लिए कौशल प्रशिक्षण लेना, यानी कि स्किल ट्रेनिंग लेना, और उसके बाद 4 घंटे की इंटर्नशिप करना, ये अनिवार्य कर दिया गया है। तभी ये बेरोजगारी भत्ता जो है वो किसी भी बेरोजगार को दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या किया गया है, मॉडल कैरियर सेंटर जो है MCC, यानी कि मॉडल कैरियर सेंटर, इनकी भी स्थापना की गई है। तो ये जो मॉडल कैरियर सेंटर हैं ये क्यों बनाए गए, तो जो भी रोजगार कार्यालय थे उनका जो ढांचा था उनको मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो भारत के अंदर कुल 16 जो मॉडल कैरियर सेंटर हैं ये बनाए गए हैं, जिनमें से जो 3 मॉडल कैरियर सेंटर हैं वो राजस्थान के अंदर है। कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो है बीकानेर के अंदर, एक है भरतपुर में और एक है कोटा में। तो यह आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर 3 मॉडल कैरियर सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं, एक बीकानेर में, एक भरतपुर में और एक कोटा के अंदर। अगला है राज कौशल पोर्टल। तो राज कौशल पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी, 5 जून 2020 को ये जो पोर्टल है ये शुरू किया गया था। इस पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य क्या था, जो भी प्रवासी श्रमिक हैं, यानी अपने यहाँ के जो मजदूर हैं जो कि बाहर जाके काम करते हैं, या बाहर से कोई मजदूर आके अपने यहाँ पे काम करता है, तो जो भी प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना इस पोर्टल का उद्देश्य था। तो क्या था इसका उद्देश्य, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो राज कौशल पोर्टल का और क्या उद्देश्य है, श्रम शक्ति तथा नियोक्ताओं को एक मंच पे लाना। जो भी श्रमिक है, जो भी कंपनी के मालिक है तथा जो भी श्रमिक हैं उनको एक मंच पे लाना। श्रम शक्ति के डेटा को एक स्थान पर लाया गया। तो इस पोर्टल के अंतर्गत जितने भी श्रमिक हैं उनका जो डेटा है उनको एक जगह पे लाया गया है। ये कुछ मुख्य बातें थी इस पोर्टल के बारे में जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगली योजना है स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, यानी कि सक्षम प्रोग्राम। तो ये जो सक्षम प्रोग्राम है काफी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी युवा हैं तथा महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा, यानी कि उनको ट्रेनिंग देके इतना सक्षम बनाया जाता है कि वो अपना कोई रोजगार स्थापित कर सकें, या फिर जो भी रोजगार के अवसर हैं उनसे जुड़ सकें। तो कुल मिला के युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग देके उनको सक्षम बनाया जाता है ताकि वो कोई रोजगार कर सकें। अगला है समर्थ कार्यक्रम। तो समर्थ कार्यक्रम क्या है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो जो गरीब समुदाय के लोग हैं, जो भिक्षा के अंदर लिप्त लोग हैं, यानी जो भीख मांगते हैं, इस प्रकार के लोग, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग, जो दलित लोग हैं, जो भी आदिवासी हैं, जो भी बाल गृह के अंदर रहने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो भी कारागार बंदी हैं, यानी जेल के अंदर रहने वाले जो भी बंदी हैं, तो उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना।
तो इसके अंदर भी क्या है, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, वही प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से। तो फर्क क्या है दोनों में, सक्षम जो है ये युवा तथा महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार के लिए सक्षम बना रही है, और जो समर्थ कार्यक्रम है ये है गरीब लोगों के लिए, जो भी गरीब समुदाय के लोग हैं, जो भी भिक्षावृत्ति में लिप्त लोग हैं, जो भी कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग हैं, दलित लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो बाल गृह के निवासी हैं, जो भी जेल के अंदर रहने वाले लोग हैं, इन लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समर्थ क्या है, सक्षम क्या है, दोनों महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक से सर्च करोगे तो सिया मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर सिया मैम के नाम से भी सर्च कर सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।